Good afternoon, students. Today I will start your unit 3rd, and unit 3rd include only one chapter of your book, that is chapter number 12, Tools for Structured Analysis. And this topic and this chapter include three basic topics: data dictionary, decision table, and decision tree. So let's begin with the topic tools of structured analysis. Basically structured analysis term जो होती क्या है, इट कंटेन्स अ सेट ऑफ टेक्निक एंड ग्राफिकल टूल्स. इसमें ग्राफिकल टूल्स और सेट ऑफ टेक्निक्स होती हैं कोई भी ग्राफिक्स को इंक्लूड करने के लिए. हमारे सिस्टम में हम ग्राफिक्स क्यों इंस्टॉल करते हैं, अपने सिस्टम में क्यों इंक्लूड करते हैं, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो यूज़र्स को. अगर मुझे एक सिस्टम में, इफ़ आई एम डेवलपिंग अ सिस्टम and I want to include graphics and tables in that particular system or in a particular database, so I have to use some set of techniques and some graphical tools, and that techniques and graphical tools are included in structured analysis. वो structured analysis की help से ही मैं techniques और graphical tools जो है वो ले सकती हूँ. So structured analysis की definition क्या बनी? It is a set of techniques and graphical tools that allow the analyst to develop a new kind of system that is understandable to the user, जो user को easily understandable हो. So why do we need these tools? हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इन tools की? So that our user can easily understand the topic और द सिस्टम और द सॉफ्टवेयर जो भी हम डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम को, वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो यूज़र को, क्योंकि हम उसमें ग्राफिक्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम उसमें टेबल्स का यूज़ करेंगे. सेकेंड पॉइंट, द यूज़ ऑफ ग्राफिक्स वेन एवर पॉसिबल टू हेल्प कम्युनिकेट बेटर विद द यूज़र. अगर हम इन ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं तो हमेशा जो यूज़र है वो बेटर कम्युनिकेट कर सकता है यूज़र के साथ. ग्राफिक्स, सिस्टम, सॉफ्टवेयर विद यूज़र. जो भी आपका सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर है जो आप डेवलप कर रहे हो, वो यूज़र से ज़्यादा ईजिली कम्युनिकेट कर सकता है. कम्युनिकेट करना मीन्स ईजिली समझ सकता है वो उसको. सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल सिस्टम. जो भी लॉजिकल टर्म्स होती हैं और जो भी फिजिकल टर्म्स होती हैं, इफ़ आई एम डिफाइनिंग दैट टर्म्स इन ग्राफिकल मैनर, इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड दैट ग्राफिकल टर्म्स. तो उन टर्म्स को ग्राफिकल फॉर्मेट में अंडरस्टैंड करना ईजी होता है. नेक्स्ट पॉइंट, बिल्ड अ लॉजिकल सिस्टम मॉडल टू दैट इज़ फैमिलियर विद यूज़र. यूज़र किसके साथ? विद सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटर रिलेशनशिप बिफोर इम्प्लीमेंटेशन. अगर मुझे कोई भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, मैंने सक्सेसफुली डेवलप कर दिया, उसमें टेक्निक्स डेवलप कर दी, अब नाउ आई हैव टू इम्प्लीमेंट दैट सिस्टम, सो आई हैव टू यूज़ some. So before implementing I have to make familiar with the user, और उनके बीच में जो characteristic and the interrelationship in the system, I have to get familiar with it, so that understandability come from these tools. इन्हीं टूल्स के साथ ही आएगी वो familiarity and वो understandability. So these three are the needs of these tools. Why we need these tools? ये 3 पॉइंट आपने कवर करने हैं इसमें. नाउ नेक्स्ट, डेटा फ्लो डायग्राम. अब इन टूल्स में ये जो हमारे सिस्टम एनालिस्ट में टूल्स इंक्लूड किए हैं, सेट ऑफ टेक्निक्स लगाई हैं, इसमें 4 पॉइंट आते हैं बेसिकली. DFD जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, डेटा फ्लो डायग्राम हमने ऑलरेडी क्लास में कवर किया. इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम इसमें बेसिकली ग्राफ्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, ये सारे हम कवर कर चुके हैं. स्क्वायर डिफाइन द सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ द डेटा. एरो जो डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करता है. देन सर्कल और बबल दैट रिप्रेजेंट अ प्रोसेस. एंड ओपन रेक्टेंगल दैट स्टोर्स डेटा. ये सारा हम कर चुके हैं. ये 4 पॉइंट्स जो हैं इंक्लूडेड इन DFD, डेटा फ्लो डायग्राम. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्टेड DFD का एग्जाम्पल भी कहते हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट वो भी. नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, डेटा डिक्शनरी. अभी तक हमने DFD में क्या किया था, एलिमेंट को कंस्ट्रक्ट किया था, रिप्रेजेंट किया था ग्राफिकली. जब हम एलिमेंट्स को अपनी जो टर्म्स होती हैं
लाइक इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, इन सबको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमारा बन जाता है DFT. If I want to have some information about that terms I included in DFT, जो मैंने DFT में टर्म्स इंक्लूड की गई हैं, अगर मुझे उनको डिफाइन करना है तो मैं यूज़ करती हूँ डेटा डिक्शनरी. डेटा डिक्शनरी इज़ अ structured place to keep detail of contents of data flow, processes and data store. ये तीनों चीज़ें मैंने किस में ग्राफिकली रिप्रेजेंट की थी? DFT में. अब मुझे अगर इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो किस में मिलती है? डेटा डिक्शनरी में मिलती है. The next definition of data dictionary would be, it is a set of definition of all DFT elements. सारे DFT elements की set of definitions होती हैं किसमें? डेटा डिक्शनरी में. Now there are some advantages of data dictionary. सबसे पहली डॉक्यूमेंटेशन. इट इज़ अ वैल्यूएबल रेफरेंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत वैल्यूएबल रेफरेंस होती है, क्योंकि इसके जरिए हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन गेन करते हैं अबाउट द टर्म्स दैट वी have included in DFT. The next point, it improves analyst and user communication by establishing consistent definition of various element, terms and procedure. क्यों इम्प्रूव करता है एनालिस्ट और यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन को? क्यों इम्प्रूव करते हैं, कैसे इम्प्रूव करता है? बिकॉज इसमें हम डिफाइन कर देते हैं डेफिनीशंस, बिकॉज इट हैव अ कंसिस्टेंट डेफिनीशंस ऑफ वेरियस एलिमेंट, टर्म्स एंड प्रोसीजर्स. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट स्टेप इन बिल्डिंग अ डेटाबेस. अगर हमें डेटाबेस को बनाना है तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वेरियस टर्म्स की, तो वो डेटा डिक्शनरी में इंक्लूड की जाती हैं. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन बिल्डिंग अ डेटाबेस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग, आइटम्स टू बी डिफाइंड इन डेटा डिक्शनरी. डेटा डिक्शनरी में एलिमेंट्स, हमें ये तो पता चल गया कि डेटा डिक्शनरी में होता क्या है. डेफिनेशंस होती हैं सारी हमारी DFT टर्म्स की. Now, what are the items that must be included in data dictionary are? First is data element. Data element होता क्या है? Is the smallest unit of data that provide for no further decomposition. जिसको हम further decompose ना कर सकें उसको बोलते हैं data element. It is the smallest unit of data that provides for no further decomposition. For example, date consists of day, मंथ एंड ईयर. एक डेट में डे होता है, मंथ होता है और ईयर होती है. वी कैन डिवाइड इट फर्दर. अगर हमारी कोई डेट ऑफ बर्थ है, वी कैन डिवाइड इट फर्दर. हमारी डेट ऑफ बर्थ फिक्स होती है. सो द डेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा एलिमेंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा स्ट्रक्चर. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट हैंडल्ड एज ए यूनिट. जब बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं ग्रुप में, तो वो बन जाता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर. अ ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स हैंडल्ड एज अ यूनिट इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर. नेक्स्ट टर्म, डेटा फ्लो और डेटा स्टोर. डेटा फ्लो जो होता है आर द डेटा स्ट्रक्चर्स इन मोशन. मोशन मीन्स एक स्टेप से दूसरे स्टेप. हम डेटा फ्लो क्या करते हैं? बताता है कि हमारा अगर इनपुट है, इनपुट से हम प्रोसेस में जा रहे हैं, देन प्रोसेस से आउटपुट हमारा गेन हो रहा है या एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो डेटा फ्लो जो हो रहा है वो मोशंस दिखा रहा है कि हाँ फर्स्ट स्टेप से दूसरे में गए, दूसरे से थर्ड में गए. दिस इज नोन एज डेटा फ्लो. वो जो एरोज होते हैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना इज इंक्लूडेड इन डेटा फ्लो. वेयर एज डेटा स्टोर आर द डेटा स्ट्रक्चर्स एट रेस्ट. वो डेटा स्ट्रक्चर जो रेस्ट में होते हैं, दैट मीन्स बैक एंड इंफॉर्मेशन जो होती है आर इंक्लूडेड इन डेटा स्टोर. A data store is a location where data structure are temporarily located. कि हम data structure use कर रहे हैं तो वो data structure कहाँ पे located है? That information is included in data store. A small diagram defining all the elements of data dictionary. Data element is the smallest unit, and then data structure. Data structure में दो चीज़ें हमने include की, data flow and data store. Now data element का एक एग्जाम्पल, फर्स्ट नेम. आप कोई भी नेम ले सकते हो, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम. सो दिस नेम डिस्क्रिप्शन synonyms इससे is included in data item. Data item में we can also include a different name, like अगर मुझे परचेज ऑर्डर को बोलना है, लिखना है, परचेज ऑर्डर के बारे में कुछ लिखना है, तो हम परचेज ऑर्डर को कि और क्या क्या
तरह से सिंबलाइज कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं इंक्लूडेड इन डेटा एलिमेंट्स। यूजेज कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक अगर मैं सैलरी को इंक्लूड करूँ अपने डेटाबेस में, तो वो सैलरी की रेंज क्या होगी, लाइक 1000 to 10,000, 10,000 to 20,000, तो जो भी रेंज है, दैट रेंज इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डेटा एलिमेंट। देन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन सच एज सोर्स, डेट ऑफ ओरिजिन, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से आया, किसने सेंड किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी डेटा एलिमेंट में इंक्लूड होती है। फिजिकल लोकेशन भी इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड और फाइल और डेटाबेस। For example, where storage is done, like C drive, D drive, CD-ROM, etc. Now the next term, data structure. Data structure, it is a group of elements. बताई दिया, एग्जाम्पल लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर की, जैसे बुक डिटेल, ऑथर नेम, टाइटल ऑफ द बुक, की सारी डिटेल जो होती है इज इंक्लूडेड इन डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया। बुक डिटेल इज एलिमेंट, टाइटल ऑफ बुक इज अनदर एलिमेंट, सो ग्रुप ऑफ एलिमेंट हो गया। नाउ डेटा फ्लो, data structure in motion, and data store, data structure at rest. For example, book detail कहाँ से आई है, from ABC book store, that is included in data flow and data store. So the next term is decision tree. Once the data element are defined, एक बार हमने data element को define कर दिया डेटा डिक्शनरी में कि क्या होती हैं सारी definitions, उसके बाद हम further we begin to focus on the processes. अब हम प्रोसेस पे फोकस करते हैं। सो बेसिकली डिसीजन ट्री क्या होता है, जब हम अपनी प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। अब वो प्रोसेस कैसे बनाना है, कैसे हम उसको कैरेक्टराइज कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें लिखनी हैं, दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन डिसीजन ट्री। सो लेट्स बिगिन विद डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री एग्जाम्पल से करते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। Decision tree. In this diagram, you can see the diagram on your screen. First term is deposit policy. Deposit policy means deposit policy is a element that further divided. हमारे पास डिसीजन ट्री का मतलब होता है कोई भी हम कंडीशन, कोई भी कंडीशंस और उनसे रिलेटेड एक्शन को जब हमें डिफाइन करना हो एक ट्री की फॉर्मेट में, तब वो बन जाता है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री, जब हमें कोई भी कंडीशन और उनसे रिलेटेड आउटकम्स डिसीजन ट्री की फॉर्मेट में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा बन जाता है डिसीजन ट्री। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको बोलते हैं डिसीजन ट्री। अब इसी पर्टिकुलर डायग्राम में हमारे जो डायग्राम कंडीशन है वो है हमारी डिस्काउंट पॉलिसी। डिस्काउंट पॉलिसी भी हम वर्क कर रहे हैं, और जो लास्ट में आप देख रहे हो, दीज आर दी एक्शन, फाइनल एक्शन, 25% नील, 15%, 10%, 5% एंड देन अगेन नील। दीज आर दी फाइनल एक्शन। और उस बीच में जो देख रहे हो बुक स्टोर, लाइब्रेरियन और इंडिविजुअल, दीज आर दी कंडीशन जिनके बेसिस पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है। अब हमें डिस्काउंट पॉलिसी को डिसीजन ट्री की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारी कंडीशन लगाएंगे जो हम बुक स्टोर के लिए अलग कंडीशंस, लाइब्रेरीज के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए अलग कंडीशंस हैं हमारी। अगर बुक स्टोर पे है वो तो कंडीशन, अगर 6 और मोर, अगर वो हमारी जो बुक परचेज़ कर रहा है वो 6 हैं या फिर 6 से ज़्यादा है, तो डिस्काउंट मिल जाएगा 25%। अगर 6 बुक्स से कम कॉपी वो परचेज़ कर रहा है तो उसे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो दीज 2 आर दी कंडीशंस। टाइप ऑफ कस्टमर, सबसे पहले टाइप ऑफ कस्टमर दिखेगा कि बुक स्टोर है, लाइब्रेरीज़ के लिए लेनी है या फिर इंडिविजुअल है। जो भी कैटेगरी है वो उससे फर्दर चलेंगे कि इफ़ ही इज़ अ बुक स्टोर, अगर बुक स्टोर टाइप का कस्टमर है तो हमारी कंडीशन क्या लग रही है, दोबारा से कंडीशन लगाएंगे, 6 कॉपी परचेज कर रहा है या लेस देन 6 कर रहा है। अगर 6 कर रहा है देन 25% डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर लेस देन 6 कर रहा है तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ऐसे ही लाइब्रेरीज़ के लिए 4 कंडीशंस लगाई हैं उसे, 50 और मोर पे 15%, 20 या फिर 49 बुक परचेज कर रहा है अगर वो तो 10%, 6 to 9 के लिए 5% एंड लेस देन 6 अगर 6 से भी कम कर रहा है देन देयर इज़ नो डिस्काउंट अवेलेबल। सो अगर आपने डिसीजन ट्री को ही रिप्रेजेंट करना है तो क्या होता है डिसीजन ट्री की डेफिनेशन, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
दैट लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. कौन सी पॉसिबल आउटकम्स हैं यहाँ पे? 25%, nil, 15%, ये सारे एक्शंस जो हैं, दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सप्रेशन डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस. कंडीशंस क्या लगाई हैं? टाइप ऑफ कस्टमर और साइज ऑफ ऑर्डर. दीज टू आर द कंडीशंस एंड दिस डिस्काउंट, फाइनल डिस्काउंट इज आर एक्शन. ये हमारा एक्शन है. दिस इज नोन एज डिसीजन ट्री. इसको बोलते हैं डिसीजन ट्री. Now the next type is structured English. Structured English is not included in your syllabus. इसको skip that. हम इसे skip करेंगे. And next type पे चलते हैं decision tables. अभी तक हमने क्या करा? हमने अपनी कंडीशन को, हमने अपनी डिस्काउंट पॉलिसी, हमने एग्जाम्पल लिया था एक डिस्काउंट पॉलिसी, उसको ट्री की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया था. अगर उसी एग्जाम्पल को हमें डिसीजन टेबल की फॉर्मेट में करना होता तो उसी सेम एग्जाम्पल को डिसीजन टेबल में कन्वर्ट करेंगे. पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. डिसीजन टेबल होता क्या है? डिसीजन ट्री क्या था? जो हम ट्री की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते थे. डिसीजन टेबल क्या हुआ? इट इज़ अ टेबल ऑफ पॉसिबिलिटीज़. हम टेबल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बना देंगे फॉर डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम एंड द एक्शंस टू बी टेकन. प्रॉब्लम को डिफाइन करना और उनसे रिलेटेड एक्शंस को लेना इज नोन एज डिसीजन टेबल. इट इज़ अ टेबल ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम and the action to be taken. Next, it is a single representation of the relationship between conditions and action. Condition कौन सी है? उनके बेस पे action कौन से हो रहे हैं, तो उनका single representation जो है वो decision table. हम सारी conditions भी इसी टेबल में लिख देंगे, उनसे related actions भी इसी में लिख देंगे. It consists, next point, it consists of two parts. दो parts होते हैं इसमें, stub and entry. स्टब और एंट्री दो टेबल में भी देख रहे होगे आप. इसमें स्टब, कंडीशन स्टब लिखा हुआ है, कंडीशन एंट्री लिखी हुई है. तो स्टब एंड एंट्री आर द टू पार्ट्स. द स्टब पार्ट इज डिवाइडेड into an upper quadrant called the condition stub and the lower quadrant called action stub. Now stub part, on the left side we have two parts. stub, जो हमने स्टब को डिवाइड कर दिया दो में. अपर वाले को नाम दे दिया कंडीशन स्टब, लोअर वाले को दे दिया एक्शन स्टब. ऐसे ही सेम हमने किया एंट्री के साथ. एंट्री को क्या करा? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कंडीशन एंट्री एंड एक्शन एंट्री. सो देयर आर टू पार्ट, स्टब एंड कंडीशन, स्टब और एंट्री, सॉरी स्टब एंड एंट्री. स्टब और एंट्री दोनों को ही हमने दो दो पार्ट में डिवाइड किया, अपर पार्ट लोअर पार्ट. एंट्री को भी अपर पार्ट लोअर पार्ट. उनको नाम दिया कंडीशन स्टब, एक्शन स्टब, कंडीशन एंट्री एंड एक्शन एंट्री. नाउ द मेन पॉइंट कि कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं डिसीजन टेबल. सो लेट्स बिगिन. कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं डिसीजन टेबल? हमें एक टेबल बनानी है जिसके चार पार्ट कर दिए हैं. द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आपने एक टेबल बनाई है जिसके चार पार्ट कर देने हैं. चार पार्ट करने के बाद जो कंडीशन स्टब होगा उसमें सारी कंडीशंस लिख देना है कि हमारी कंडीशंस क्या क्या होंगी. नाम क्या है इसका? डिस्काउंट पॉलिसी. डिस्काउंट पॉलिसी नेम है. अब मुझे उस डिस्काउंट पॉलिसी के को डिफाइन करना है. सबसे पहले कंडीशन स्टब में कंडीशंस लिख देनी है कि कंडीशंस कौन कौन सी होगी. क्या कस्टमर बुक स्टोर है? सेकंड कंडीशन लगाई, ऑर्डर साइज 6 कॉपीज़ और मोर. क्या 6 कॉपी या 6 से ज़्यादा कॉपीज़ ले रहा है वो. थर्ड कंडीशन लगाई, कस्टमर लाइब्रेरियन है या फिर इंडिविजुअल है. नेक्स्ट, ऑर्डर साइज 50 कॉपीज़ और मोर, ऑर्डर साइज 20 to 49 कॉपीज़ और ऑर्डर साइज 6 to 9 कॉपीज़. ये चार कंडीशंस लगा दी. जरूरी नहीं है आप इतनी सारी कंडीशन लगाओ. इसमें 6 कंडीशंस लगाई हैं, जरूरी नहीं है आप 6 लगाओ, आप 3 भी लगा सकते हो. 3 लगा के भी ये पर्टिकुलर डायग्राम, सेम डायग्राम जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो आप. नाउ नेक्स्ट ब्लॉक में स्टब वाले में, एक्शन स्टब में आपने क्या लिखना है? उनसे रिलेटेड एक्शन. कि अगर फर्स्ट हमारी कैटेगरी ट्रू है और सारी फॉल्स है नीचे की, तो हम क्या हुआ? तो अलो 25% डिस्काउंट. नेक्स्ट, अलो 15% डिस्काउंट अगर हमारी थर्ड कैटेगरी जो है, अगर हमारी दो कंडीशंस ट्रू हो, लाइक थर्ड वन एंड फोर्थ वन, तो हम लगाएं 15% डिस्काउंट. ऐसे ही हमने सारी कंडीशंस, सारे एक्शंस लगा दिए अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन. हमने एक्शन डिफाइन कर दी. अलो 25% डिस्काउंट अगर सारी कंडीशन, अगर दो कंडीशन ट्रू हैं, फर्स्ट टू, तो 25% डिस्काउंट मिल जाए. अगर नेक्स्ट 2 कंडीशन ट्रू हैं तो 15% मिल जाए. अलो 10% इफ़ नंबर 3 and 5 is true, then allow 10% discount, and allow 5% discount if condition 3rd and condition 6 is true, and allow no discount if there is none condition true.
और वन कंडीशन ट्रू, अगर एक कंडीशन ट्रू है तो कोई डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड करना, चाहे वो कंडीशन कोई भी ट्रू हो। अगर कोई एक कंडीशन ट्रू है, लाइक इफ कस्टमर इज बुक स्टोर बट नोट हैविंग 6 copies, so there is none discount for him. And if he is a customer librarian but he is not purchasing any number of copies like 50 copy or 20 to 49, ऐसी कंडीशंस नहीं ले रहा, वो इतनी कॉपीज़ नहीं ले रहा, तो भी कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा उसे। सो आपने क्या करा, 2 ब्लॉक में पहले कंडीशंस डिफाइन की, कंडीशन से रिलेटेड एक्शन डिफाइन कर दिए। नाउ इन कंडीशन एंट्री आप फॉलो करोगे कौन सी कंडीशन ट्रू है। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कस्टमर है, हमारे पास 6 कंडीशंस हैं। लाइक अगर हमारे पास मान लो 3 हमारे पास कस्टमर है, 3 कस्टमर जो है वो फॉलो कितनी कर रहे हैं, क्या एक कंडीशन ट्रू है? यस, एक कंडीशन ट्रू है। फर्स्ट जो कस्टमर है हमारा, उसमें उसकी एक कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है और बाकी वाली कंडीशन ट्रू नहीं है। सेकंड कस्टमर क्या कर रहा है, एक कंडीशन फर्स्ट तो ट्रू है उसकी, यस, बट सेकंड इज नॉट ट्रू। थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की एंड सिक्स की कंडीशंस हमने लिख दी, 6 कस्टमर्स की। नाउ उनसे रिलेटेड रिजल्ट, एक्शन एंट्री अगर 2 कंडीशन फर्स्ट 2 कंडीशन ट्रू है, हमें मिल जाएगा अलाउ 25% डिस्काउंट। क्रॉस का मतलब ये अकाउंट हमें मिल गया है, या आप इसकी जगह टिक भी लगा सकते हो। क्रॉस लगा दिया तो क्रॉस का मतलब ये है कि 25% डिस्काउंट मिल चुका है। सेकंड कस्टमर को कोई डिस्काउंट नहीं मिला, थर्ड कस्टमर को हमें मिल गया अलाउ 15% डिस्काउंट, फोर्थ को अलाउ 10%, देन नेक्स्ट 5% एंड देन लास्ट इज नो डिस्काउंट। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ डिसीजन टेबल। आपने आपकी बुक में जो अलग डिफरेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप ये पढ़ने के बाद ध्यान से पढ़ना, करके देखना क्वेश्चन को, अपनी तरफ से एंट्रीज प्रोवाइड करना, अपनी तरफ से कंडीशन, देन उसके अकॉर्डिंग एक्शन, उसके बाद एंट्रीज। जब तक आप करके नहीं देखोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। सुनने के बाद आप बुक खोल के देखना और बुक में जो एग्जाम्पल है वो समझने की कोशिश करना। बहुत ईजी है, बुक में इससे ज़्यादा ईजी एग्जाम्पल है, तो वो ट्राई करना और उसके बाद इसको बना के देखना अपने आप खुद। और आपको गूगल पे और भी एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, लेकिन आप पहले ये 2 एग्जाम्पल करो। अगर ये आपको क्लियर हो जाए तो दैट मीन्स यू कैन ड्रॉ एनी डिसीजन टेबल बेस्ड ऑन एनी कंडीशन और एनी एक्शंस। नाउ नेक्स्ट, दिस इज नोन एज डिसीजन टेबल हो गई, डिसीजन ट्री हो गया, डेटा डिक्शनरी हो गई। नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ डिसीजन ट्री एंड डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कर लेते हैं एक बार, फिर हमारी यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नाउ द रूल्स टू कंस्ट्रक्ट डिसीजन टेबल, हमें पता चल गया, मैंने आपको बता दिया कि कैसे करते हैं। नाउ द रूल्स, कुछ रूल्स हैं जो बनाए गए हैं, फिक्स्ड रूल्स हैं। डिसीजन शुड बी गिवन अ नेम। आप जो भी डिसीजन टेबल बना रहे हो उसको एक नाम दे दो, जैसे हमने दे दिया था उसको डिस्काउंट पॉलिसी, शोन एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द टेबल, जो आप लेफ्ट पे आप लिख दो उसे। Then second point, the logic of the decision table is independent on the sequence in which the condition rules are written. Logical decision table जो होते हैं, जो भी logic आप अप्लाई करो वो independent होनी चाहिए, कोई उनका सीक्वेंस पे इंटरडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, बट द एक्शन टेकन प्लेस इन ऑर्डर इन विच द इवेंट अकर। कोई भी इवेंट अकर हो रहा है उनसे पर्टिकुलर रिलेटेड एक्शन जरूर लिखना है आपको। थर्ड पॉइंट, सेंट्रलाइज्ड लैंग्वेज मस्ट बी यूज कंसिस्टेंटली। सेंट्रलाइज्ड लैंग्वेज यूज़ करनी है, आपने इतनी डिटेल में नहीं लिखना, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है जो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन ऑफ टर्म्स एंड मीनिंग शुड बी एलिमिनेटेड वेयर पॉसिबल। ट्राई करो कि डुप्लीकेट टर्म्स को यूज़ ना करो, ना ही डुप्लीकेट मीनिंग्स को यूज़ करो। Now, advantages of decision table. When the conditions are numerous, the decision table help to visualize the output of the situation. हम अगर टेबल के फॉर्मेट में कुछ भी डिफाइन करते हैं तो ईजिली विजुअलाइजेशन होता है आउटकम्स का। सेकेंड पॉइंट, डिसीजन टेबल समराइज ऑल द आउटकम्स ऑफ अ सिचुएशन। एक सिचुएशन से रिलेटेड कितने आउटकम्स आते हैं, सारी पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो सजेस्ट कर देती है। थर्ड पॉइंट, दे प्रोवाइड मोर कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंटेशन, ज़्यादा कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंटेशन वक्त देती है। नेक्स्ट, डिसीजन टेबल कैन बी चेंज्ड ईजिली। अगर आप कोई भी डिसीजन टेबल को, कोई भी कंडीशन या कोई भी एक्शन को चेंज करना चाहते हो वो ईजिली कर सकते हो, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट होती है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती। नेक्स्ट, डिसीजन टेबल
हैज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप इसके फॉर्मेट को चेंज नहीं कर सकते। अगर 4 ब्लॉक बना रहे हो तो आप उसमें 6 ब्लॉक नहीं बना सकते, वो 4 फिक्स्ड है, कंडीशन फिक्स्ड है, एक्शन फिक्स्ड है, उनसे रिलेटेड एंट्रीज फिक्स्ड हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से। नाउ दिस इज द सेम स्लाइड। नेक्स्ट आर among decision support tools, decision table has several advantages of decision tree। अब डिसीजन ट्री की कुछ ये तो थे डिसीजन टेबल के एडवांटेजेस। नाउ कम टू द डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री भी की भी कुछ एडवांटेजेस होती हैं। आर सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड डिसीजन ट्री मॉडल आफ्टर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। एक बार आप एक्सप्लेन कर दो तो यूजर्स जो है वो ईजिली अंडरस्टैंड कर जाते हैं इसको। सेकेंड पॉइंट, हैव वैल्यू इवन विद लिटिल हार्ड डेटा। लिटिल डेटा की भी हम एक वैल्यू, वी कैन हैव वैल्यू ऑफ एन लिटिल हार्ड डेटा। लिटिल हार्ड डेटा की भी वैल्यू क्रिएट हो जाती है। इंपॉर्टेंट इंसाइट्स कैन बी जनरेटेड बेस्ड ऑन एक्सपर्ट डिस्क्राइबिंग अ सिचुएशन। एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करके वी कैन ईजिली हैव इंसाइट importance and their preference for outcomes. Next point, help determining worst, best and expected value for different scenarios. Different scenarios की क्योंकि ग्राफिकल फॉर्म में होता है, ट्री की फॉर्मेट में होता है, तो वी कैन हैव वर्स्ट कंडीशन, बेस्ट कंडीशन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज। नेक्स्ट, व्यू यूज अ वाइट बॉक्स मॉडल इफ अ गिवन रिजल्ट इज प्रोवाइडेड बाय मॉडल। वाइट बॉक्स मॉडल में क्या होता है बेसिकली, व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स लॉजिक एंड फिजिकल डिज़ाइन, तो हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, कैन बी कंबाइंड विद अदर डिसीजन टेक्निक। अदर डिसीजन टेक्निक के साथ भी हम इसको ट्री को जो है कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि ट्री फॉर्मेट इज़ नॉट एज कॉम्प्लेक्स एज टेबल और अदर टेक्निक्स। तो डिसीजन ट्री जो होता है वो ईजीएस्ट फॉर्मेट होता है। डिसएडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं डिसीजन टेबल की, डिसीजन ट्री की सॉरी। They are unstable, meaning that a small change in the data can lead to a large change in the structure of optimal decision tree। अब डिसीजन टेबल में हमें कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं वो हम कर लेते हैं, लेकिन डिसीजन ट्री में अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो पूरे फॉर्मेट को चेंज कर देता है। सेकेंड पॉइंट, दे आर ऑफन रिलेटिवली इनएक्यूरेट। कई बार जो हमारा रिजल्ट आता है वो एक्यूरेसी के साथ नहीं आता, इनएक्यूरेट आता है। मैनी अदर प्रेडिक्टर्स परफॉर्म बेटर विद सिमिलर डेटा। अगर आप दूसरी टेक्निक को यूज़ करो सिमिलर डेटा के साथ तो वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। दिस कैन बी रेमेडिड बाय रिप्लेसिंग अ सिंगल डिसीजन ट्री विद अ रैंडम फॉरेस्ट ऑफ डिसीजन ट्री, बट अ रैंडम फॉरेस्ट इज़ नॉट ईजी एज डिसीजन ट्री। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो रैंडम फॉरेस्ट ट्री बनाना पड़ता है, लेकिन जो रैंडम फॉरेस्ट ट्री होता है वो इज़ नॉट एज ईजी एज डिसीजन ट्री। और वो आपको अभी हमें इतने रैंडम फॉरेस्ट के डिटेल में नहीं चलना। So next point, for data including categorical variables with different number of levels, information gained in decision tree is biased in favor of those attribute with more levels। अब हमने जो डेटा इंक्लूड करना है आर इंक्लूडेड इन लेवल्स, तो कई बार क्या होता है इंफॉर्मेशन गेन जो होती है डिसीजन ट्री में इज़ बाइस्ड फेवर ऑफ दैट दोज एट्रीब्यूट्स विद मोर लेवल्स। ज़्यादा लेवल्स को हमें इंक्लूड करना पड़ता है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन कैन गेट वेरी कॉम्प्लेक्स। अब जब हम लेवल ज़्यादा बनाएंगे तो कैलकुलेशन भी कई बार जो होती है वो बहुत ज़्यादा, हमेशा नहीं, सम टाइम द कैलकुलेशन कैन गेट वेरी कॉम्प्लेक्स, पर्टिकुलरली इफ़ मेनी वैल्यूज़ आर अनसर्टेन और इफ़ मेनी आउटकम्स आर लिंक्ड। अगर आउटकम्स जो हैं वो लिंक्ड हो एक दूसरे के साथ, डिपेंड हो एक दूसरे के साथ, तो जो कैलकुलेशन होती है वो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसीजन ट्री। सो हियर आर यूनिट थर्ड इज कम्प्लीटेड। यूनिट थर्ड में क्या था, टूल्स फॉर स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, जिसमें 3 टूल्स की हमने DFD हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने करा डेटा डिक्शनरी, डिसीजन टेबल एंड डिसीजन ट्री। आपने डिसीजन ट्री का एग्जाम्पल भी बना के देखना है एंड डिसीजन टेबल का भी एग्जाम्पल बना के देखना है। आफ्टर यू वॉच द कंप्लीट वीडियो, गिव मी योर नेम एंड रोल नंबर फॉर अटेंडेंस। इन द लास्ट वीडियो में भी मुझे आप लोगों ने नेम्स और अपने रोल, कुछ स्टूडेंट्स ने तो दिए हैं लेकिन कुछ ने नहीं दिए, तो मेक श्योर यू गिव मी द अटेंडेंस देना कंपल्सरी है। थैंक यू।